नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता झा। चलिए खबरों में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों से। आपको बता दें कि यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस ने 48 फर्जी कंपनियां बनाकर महज 6 महीने के अंदर 925 करोड़ रुपए की फर्जी बिलिंग के जरिए योगी सरकार को करीब 166 करोड़ का चूना लगाने का सनसनीखेज भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने कंप्यूटर से बीटेक पास आउट करने वाले मास्टरमाइंड मोहम्मद अजीम सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से मिली जानकारी ने पुलिस और जीएसटी विभाग को हिलाकर रख दिया। हवाला के जरिए दिसंबर से अब तक आए 1 करोड़ 90 लाख रुपए के स्क्रीनशॉट्स आरोपियों के मोबाइल से बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका नेटवर्क दिल्ली, नोएडा समेत पूरे देश में फैला हुआ है। दरअसल पिछले दिनों मुजफ्फरनगर जिले के रतनपुरी थाना इलाका निवासी एक ग्रामीण के खाते में अचानक से आए 257 करोड़ रुपए और फिर अचानक से दूसरे खातों में ट्रांसफर होने का मामला सामने आया था। मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने गहनता से पड़ताल शुरू की तो परत दर परत खुलती चली गई। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि ये सब फर्जी कंपनी और जीएसटी चोरी का मामला है और इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है। कड़ी से कड़ी जोड़ी गई तो पुलिस के सामने मुजफ्फरनगर के ही बुढ़ाना कस्बा निवासी अजीम का नाम सामने आया, जो कि बीटेक कंप्यूटर से पास आउट है। एसएसपी अभिषेक ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच में नाम आने के बाद अजीम और उसके साथियों तस्लीम, आस मोहम्मद, सेठी, आसिफ और मोइन को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि इनका एक अन्य साथी वारदात में हाथ नहीं आ सका है। पूछताछ में आरोपियों ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि उन लोगों ने 48 फर्जी कंपनियां बनाई हुई हैं, जिनके जरिए उन्होंने 5 से 6 महीनों के अंदर करीब 925 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बनाकर करीब 167 करोड़ जीएसटी चोरी की। एसएसपी ने बताया कि इन लोगों का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। ये लोग जिस राज्य में भी जिस कंपनी को फर्जी बिल चाहिए होते हैं उसे उपलब्ध करा देते हैं और उसको मोटी रकम हवाला के जरिए प्राप्त करते हैं। इन फर्जी बिलों से व्यापारी 18% जीएसटी बचाते हैं और इन लोगों को 2 से 3% के हिसाब से पेमेंट कर देते हैं। आरोपियों ने यह भी खुलासा किया कि जितने भी फर्जी बिल तैयार किए गए हैं और उनका जो भी जीएसटी बनता है उसमें से 1 भी रुपया इन लोगों ने जमा नहीं कराया। पूरे फ्रॉड में अजीम मास्टरमाइंड है, जबकि तस्लीम, आस मोहम्मद और सेठी मिडिल मैन का कार्य करते हैं। इसी तरह से अन्य साथियों का भी अलग अलग काम है। पुलिस लाइन समेत सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी अभिषेक सिंह और एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि सेठी के मोबाइल पर व्हाट्सएप चैटिंग के जरिए पता चला है कि दिसंबर 2023 से अब तक उनके पास 1 करोड़ 90 लाख रुपए हवाला के जरिए आए हैं। इतना ही नहीं, भारत में ऑनलाइन गेमिंग का काम कर रही विदेशी गेमिंग कंपनी के लिए भी अजीम वर्चुअल नंबर से काम कर रहा था और उसका पैसा क्रिप्टो करेंसी को बाइडेंस के जरिए प्राप्त कर रहा था। पूरे गिरोह में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अजीम ही है और वो ही पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा था। एसएसपी अभिषेक ने बताया कि इन लोगों ने ये काम दिल्ली निवासी गुरु साहिब मलिक, अंकित, अनुभव और शिवम से सीखा है। वो लोग भी इस तरह के अपना अलग गैंग चलाकर जीएसटी का बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। इन लोगों ने पूछताछ में यह भी बताया कि ये लोग ये काम पिछले 5 से 6 सालों से कर रहे हैं। पिछले गरीब भोले भाले लोगों को इसमें फंसाकर उनका आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज ले लेते हैं और फिर इनके नाम पर फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड कराकर बैंक खाता भी खुलवा लेते हैं। इसके एवज में वो उन लोगों को कुछ 15 से 20 हजार रुपए दे देते हैं और उसके बाद अपना गोरखा धंधा उस कंपनी के नाम पर करना शुरू कर देते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में इस प्रकार की आसूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग एक गिरोह बनाकर जीएसटी का फ्रॉड कर रहे हैं। इस संबंध में एसपीआरए के नेतृत्व में एक जांच सौंपी गई थी। इसका जो कल्मिनेशन हुआ है, इसमें कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें ये पता चला है कि इनके द्वारा संगठित तौर पर जीएसटी की चोरी की जा रही थी। इसमें एक व्यक्ति जो अजीम है वो केवाईसी डिटेल्स भोले भाले लोगों की ले लेता था या फिर तो उनसे चोरी कर लेता था, जिस पर ये जीएसटी की कंपनीज रजिस्टर कराते थे और बैंक अकाउंट होते थे। इसके बाद इन कंपनीज और बैंक अकाउंट को आगे दूसरे लेवल पर तस्लीम और उसके भाई बहादत और आसिफ को दे दी जाती थी, जो फिर इसके बाद इन कंपनीज के नाम पर फर्जी जीएसटी के बिल्स या ई वे बिल इसमें से जनरेट किए जाते थे।
इसमें किसी प्रकार के बिल पर असली गुड्स एंड सर्विसेज का कोई मूवमेंट नहीं होता था। ये बिल केवल और केवल तकरीबन 18% जो जीएसटी स्क्रैप पर लगती है उससे बचने के लिए जनरेट किए जाते थे। इसके अलावा तीसरा जो टियर इनका है उसमें जुनैद, आस मोहम्मद, सेठी और मोइन नाम के 4 लोग हैं जिनकी खुद की भी कुछ स्क्रैप की कंपनीज़ हैं और ये बाकी बहुत सारे लोगों के लिए मिडलमैन का काम करते हैं जिनको इस प्रकार के फर्जी ई-वे बिल चाहिए होते थे। इसके अलावा सेठी और आस मोहम्मद के जो फ़ोन्स चेक किए गए हैं उसमें तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख का हवाला ट्रांजैक्शन भी पाया गया है। इसमें कुल जो हमें कंपनियों के डिटेल्स पता चले वो 48 कंपनियां हैं जो ये चला रहे थे। इनकी जब डिटेल्स हमने जीएसटी डिपार्टमेंट से ली हैं इसमें 925 करोड़ रुपए की जीएसटी बिलिंग की गई है जो फर्जी है और 18% के जीएसटी फ्रॉड के हिसाब से इन्होंने 135 करोड़ की राजस्व हानि अभी तक सरकार को पहुंचाई है। इसके अलावा कुछ ऐसे बिल्स मिले हैं जहां पर ट्रक के नंबर लिखे हुए हैं परंतु वो ट्रक कभी मूवमेंट नहीं किया है। इनके द्वारा टैक्स में भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भराया गया है। इनके द्वारा पूरा सर्कुलर नेटवर्क इस प्रकार का बनाया गया है कि इनको किसी प्रकार का कोई टैक्स ना देना पड़े। ये सारी कंपनियां ये तकरीबन 3-4 महीने चलाने के बाद फिर इसको बंद कर देते थे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे बैंक अकाउंट्स मिले हैं जो एक नहीं कई कंपनियों से रिलेटेड हैं। इसमें और गहनता से जांच की जा रही है और इस पूरे प्रकरण में आगे भी अरेस्टिंग की जाएगी। सर पकड़ में किस तरह से आया सर ये जिस तरह से? देखिए इसमें एक रतनपुरी में एक कंप्लेन हुई थी जिसमें एक व्यक्ति के आईडी पर एक कंपनी बनाई गई थी जिस पर 157 करोड़ रुपए की बिलिंग हुई थी। तो उसी लीड को फॉलो करते हुए हमने ये आसूचना डेवलप की थी कि इस प्रकार का एक और गिरोह काम कर रहा है। सर हवाला का जिक्र किया है सर आपने? हाँ, इसमें जो सेठी व्यक्ति और जो आस मोहम्मद है इसके जब फ़ोन्स चेक किए गए तो इसमें हवाला के माध्यम से 1 करोड़ 90 लाख रुपए के ट्रांजैक्शंस हैं। ये कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं कि जो ये फेक बिलिंग होती थी इसके एवज में जो ओरिजिनल जो कच्चे माल का पैसा था ये हवाला के माध्यम से मंगाते थे। सर मास्टरमाइंड कौन था इसमें जो पूरा? इसमें जो अभी पता चला है इसमें तस्लीम इसमें मेन व्यक्ति है और इसका भाई वहादत जो अभी वांछित है वो भी इसमें इन्वॉल्व था। इसके भाई वहादत ने रिमोट टूल्स के थ्रू अपने तस्लीम का भी फ़ोन फॉर्मेट कर दिया है। सर पहले भी कोई इनमें जेल गया है? इसमें अभी हम लोग इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री पूरी पता लगा रहे हैं। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में ग्राम पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के पसीना छूटते हुए नजर आए। बता दें कि दुकान और मकान पर बुलडोजर चलता देख ग्रामीणों ने दुकान व मकानों में आग लगा दी जिसे देख पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के पसीने छूट गए। आक्रोशित ग्रामीण महिलाओं ने जमकर हंगामा भी किया। वही ग्रामीण बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। गाँव वालों का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। बिना नोटिस जारी किए उनके मकान गिराए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, बावजूद इसके मकानों को गिराया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने जमकर ग्रामीणों को नोकझोंक करते हुए देखा। आपको बता दें कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्राम पंचायत की जमीन पर बने अवैध मकानों को ध्वस्त करने गए थे। दरअसल पूरा मामला थाना कमालगंज के फतेहुल्लापुर का बताया जा रहा है। हमारे मकान गिरेवे के लिए आएगा तो कोई कौन लोग गिरेवे के लिए आए हैं? जो पहले प्रधान रह चुके हैं ना इनने सबने एप्लीकेशन लगाई हमारा मकान गिरवा तो जैसे कोई डोकरी को मकान गिरी गो तो भाई हमारे जो सब कोई हमारा गिरवा ही रहे। नहीं तो आपको कोई नोटिस मिला था या आपने? नोटिस कोई नहीं मिला न कुछ हमें खबर मालूम भाई। अच्छा तो अभी जो प्रशासन आया आपसे क्या कहा है? कि सामान निकाल ले मकान गिरवा जाए। अच्छा हाँ। तो आपने मकान किससे लिया था ये? चौबे लाल यार हमारे खेत में मकान बने थे उसमें जब वो कह रहे कि ये खेल कूद मैदान है, जब मैंने कहा लेखपाल से कि साहब हमारी जगह की फरमाइश की जाए, अगर मेरी सुरक्षित हो तो ना तोड़ा जाए, लेकिन मेरी जगह की फरमाइश नहीं हुई, उनके द्वारा हमारा मकान गिरा जा रहा है। तुम्हारा मुकदमा चल रहा है इस पे? मुकदमा कब से चल रहा था? मुकदमा साहब 1 साल चल रहा है। एक मुकदमा हार चुके, दूसरा मुकदमा हमारा जो पड़ा हुआ है। तो फिर कैसे गिरा दी इन लोगों ने? अब ये कह रहे कि हमें वो जो आके कह रहा हूँ स्टे को टाइम हमने मांगो, हमने आप 8 दिन को टाइम दे दो या 3 दिन को टाइम दे दो, उसके बाद गिरा देना। निकल स्टे मान लो फाइल हमारी लगी है, निकल स्टे नहीं मिल पाई हमारी। अगली खबर यूपी के बस्ती से है। आपको बता दें कि बस्ती के महाराजगंज कस्बे में उस समय बवाल मच गया जब हिंदू पक्ष के लोग मस्जिद तामीर करने के विरोध में सड़क पर उतर गए और मस्जिद बनाने वाले लोगों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को हुई, वह तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी हिंदू पक्ष के लोग
नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी, जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ कई थानों की फोर्स गांव में पहुंच गई। अधिकारियों ने देर रात तक लोगों को समझाने का प्रयास किया, तब जाकर लोग माने। जनपद बस्ती के थाना कप्तानगंज अंतर्गत महाराजगंज में दिनांक 23 सितंबर 2024 को वहां के एक नागरिक मिस्टर सबीर अहमद, जो रिटायर्ड राजस्व निरीक्षक हैं, उनके द्वारा जो उनका मकान है, मकान के पीछे निर्माण कार्य कराया जा रहा था। उनके मकान के निर्माण कार्य को लेकर के कुछ ग्रामीणों द्वारा ग्राम प्रधान के नेतृत्व में इकट्ठा होकर के और इस बात का विरोध किया गया कि ये उनका मकान का निर्माण वो धार्मिक स्थल के रूप में, जिसमें उनकी मानना ये था कि वो बिना किसी सक्षम स्तर के अनुमति के मस्जिद का रूप दिया जा रहा है और मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस को जैसे इस बात का संज्ञान हुआ, इमीडिएट पुलिस के अधिकारी वहाँ मौका मुआयना करके संबंधित लोगों से बातचीत किए और बातचीत करने के उपरांत मिस्टर सबीर अहमद द्वारा जैसा पुलिस को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा कोई धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं कराया जा रहा है, बल्कि ये मकान बनाया जा रहा है। वहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि उससे सटा हुआ ही एक मदरसा था, जिसको लेकर के ग्रामीणों में भ्रम की स्थिति थी। सारे तथ्यों से अवगत कराते हुए संबंधित एसडीएम को पुलिस द्वारा एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई है। मौके पर नजर रखी जा रही है तथा संबंधित लोगों को पाबंद भी कराया गया है। अब बात करेंगे यूपी के रुपईडीहा की। आपको बता दें कि यूपी के रुपईडीहा नेपाल बॉर्डर पर करोड़ों की चरस के साथ नेपाली महिलाओं को पकड़ा गया। बता दें कि नेपाल बॉर्डर पर 1.5 करोड़ की नेपाली चरस जब्त की गई। वहीं एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम की कार्रवाई देखने को मिली। एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली। वहीं चेकिंग के दौरान महिला की कमर में बंधी करोड़ों की नेपाली चरस भी पाई गई। अब बात करेंगे मथुरा की। आपको बता दें कि यूपी के मथुरा में डालमिया फार्म हाउस छठीकरा में हरे पेड़ों को कटवाने व विद्युत लाइन व डालमिया फार्म हाउस के सामने लगी सरकारी लोहे की रेलिंग सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने का मुख्य आरोपी शंकर सेठ गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि ताज ट्रिपेजियम जोन में बिना अनुमति के हरे पेड़ काटे गए। वहीं वृंदावन में वर्षों पुराना बाग उजाड़ दिया गया। नकाबपोश चेहरा आया सबके सामने और बगीचे को उजाड़ सोसाइटी बनाने का प्लान भी किया गया था। अब बात करेंगे मुरादाबाद की। आपको बता दें कि यूपी के मुरादाबाद में हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया, जहां मुस्लिम युवक द्वारा निकाह की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची। वहीं हिंदू संगठन के लोग भी युवक के घर पहुंचे तो पुलिस को देख आरोपी युवक छत के रास्ते भागने का प्रयास करने लगा और मौके पर मौजूद लोगों ने मुस्लिम युवक को पुलिस को सौंप दिया। मामले को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने आरोप लगाया कि मुस्लिम युवक आफ्ताब हिंदू महिला को अपने घर लाकर उसका ब्रेन वॉश कर उसका धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह करने वाला था। महिला ने बताया कि उसकी 1.5 साल की एक बेटी है और अपने पति से लड़ाई करने के बाद घर से भागकर रेलवे स्टेशन पर आकर बैठी थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना थाना मुंडा पांडे इलाका की बताई जा रही है। देखिए, कल थाना मुंडा पांडे पे एक 21 वर्षीय महिला के द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि वो बिहार की रहने वाली हैं और अपने हस्बैंड से मिलने दिल्ली गई थी। और उसके बाद एक मुंडा पांडे गांव का रहने वाला व्यक्ति आफ्ताब, ये उनसे स्टेशन पर मिला और उसके बाद उनको बहका करके यहाँ पे कुछ झांसा दे करके कुछ बहका करके लेकर के यहाँ गांव पे आ गया और उससे किसी तरह से वहाँ से वो निकल के और थाने पे आकर उन्होंने तहरीर दी है। इस पर हम लोगों ने तत्काल जो अप्रोप्रिएट सेक्शंस हैं उसमें हम लोगों ने FIR दर्ज की है और उस आफ्ताब को हमने हिरासत में लेकर के पूछताछ कर ली। अब बात करेंगे फर्रुखाबाद की। आपको बता दें कि यूपी का फर्रुखाबाद में सिपाही का शव कमरे में मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बता दें कि सिपाही के कमरे से बदबू आने पर पुलिसकर्मियों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। वहीं पड़ोसी बदबू आने के कई दिनों से परेशान थे और जब गेट खोला गया तो अधिकारियों के होश उड़ गए। घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार मौके पर पहुंचे। मृतक सिपाही धर्मेंद्र कुमार जनपद औरैया के गांव सलैया का रहने वाला बताया जा रहा है। पूरा मामला कोतवाली फतेहगढ़ के पुलिस लाइन का है। अब बात करेंगे गाजीपुर की। आपको बता दें कि यूपी के गाजीपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश जाहिद उर्फ सोनू मुठभेड़ में ढेर हो गया। वहीं एसटीएफ और पुलिस से मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश मारा गया। वहीं आरपीएफ जवानों की हत्या में बदमाश वांछित चल रहा था।
दरअसल बाड़मेर एक्सप्रेस से मोकामा ट्रेडिंग सेंटर जवान जा रहे थे तो वहीं शराबी तस्करों ने हत्या कर जवानों के शव फेंक दिए थे। इस मामले में 5 बदमाश पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं बिहार के पटना जिले के फुलवारी शरीफ का निवासी बताया जा रहा है बदमाश। क्या ड्यूटी है? जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 19-20 अगस्त की रात को एक बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में एक घटना हुई थी जिसमें कुछ शराब तस्करों ने बहुत ही नृशंस तरीके से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 2 जवान थे, प्रमोद और जावेद, दोनों की हत्या करके उनके शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए थे। उसके बाद से तत्काल जनपद गाजीपुर पुलिस, एसटीएफ एवं जीआरपी सभी लोग उस केस में लगे हुए थे और कुछ दिन बाद उस घटना का अनावरण हुआ था और 4 अभियुक्त, इसमें से एक मुठभेड़ हुई थी, 4 अभियुक्त जेल भेजे गए थे। उसके बाद 2 अभियुक्त और जेल जा चुके हैं जिसमें अभी हाल ही में 50,000 का इनामी बदमाश था, वो भी मुठभेड़ के उपरांत घायल होने के बाद रवि वो जेल गया था। इसी प्रकरण में एक जो घटना का मुख्य साजिश करता था जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई थी, सोनू उर्फ जाहिद, जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला है और उस पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ था। तो आज जानकारी प्राप्त हुई कि वो एक स्थान पर जो कि दिलदार नगर जमनिया रेलवे ट्रैक के साइड में, वहाँ से फिर से शराब का मूवमेंट कराने की फिराक में है। तो मौके पर संयुक्त रूप से थाना गहमर, जनपद गाजीपुर की पुलिस, नोएडा एसटीएफ की यूनिट एवं जीआरपी वहाँ पहुँचे, उसकी घेराबंदी की। तो घेराबंदी के दौरान उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई जिसमें 2 जवान पुलिस के घायल हुए और जवाबी फायरिंग में इसके ये भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको सबसे पहले सीएससी पर ले जाया गया। वहाँ पर इसको फिर रेफ़र किया गया गंभीर घायल होने के कारण और अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर इसको डॉक्टर्स ने, चिकित्सकों ने इसको मृत्यु इसकी डिक्लेयर की है। अब बात करेंगे यूपी के हरदोई की। आपको बता दें कि जनपद के पिहानी कस्बे के भारतीय इंटर कॉलेज में संविदा पद पर तैनात लिपिक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही हरदोई के पिहानी कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि लखनऊ के इटोजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा शिवेरी से संदीप यादव रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आज दिनांक 24 सितंबर 2024 की शाम श्री अनिल शुक्ला निवासी भाटन टोला थाना पिहानी ने सूचना दी कि इनके मित्र संदीप यादव ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, निरीक्षण घटनास्थल किया गया। मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया। मृतक का नाम संदीप यादव है जो कि भारतीय इंटर कॉलेज पिहानी में संविदा पर प्रयुक्त थे। इस प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। अब बात करेंगे चित्रकूट की। आपको बता दें कि यूपी के चित्रकूट में बरगढ़ कस्बे के रिहायशी इलाके में लबे रोड पर खुले मद्यालय के निकट अंडे, मुर्ग और दारू की दुकानें हैं, जिसके चलते उसी रास्ते से स्कूल कॉलेज आने जाने वाली छात्राएं भयभीत हैं। बता दें कि रिहायशी इलाके में दारू, मुर्गा मीट की दुकानों पर प्रतिबंधित किया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने जानकारी देकर बताया कि आए दिन दारू पीकर नशेबाज लोग पूरी सड़क पर उत्पात मचाते हैं, गाली गलौज करते हैं और सामने ही मुर्गा मीट खुले सड़क किनारे ही काट कर बेचा जाता है। कई बार इसकी शिकायत चित्रकूट के जिम्मेदारों से की गई, बावजूद इसके कोई सुनने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो वहीं अब देखना होगा कि मामले पर स्थानीय प्रशासन कब संज्ञान लेता है। अब बात करेंगे यूपी के रुपईडीहा की। आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा से सटे नेपाली जिला बांके की पुलिस ने गणेशपुर वार्ड नंबर 4 के रहने वाले 2 हवाला कारोबारी मोहम्मद कादिर सिद्दीकी और मोहम्मद हबीब सिद्दीकी के घर पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। बता दें कि ये दोनों हवाला का कारोबार करते थे। इन दोनों के पास से भारी मात्रा में हवाले के रुपयों के साथ ही कई बैंकों के वाउचर, अलग अलग नामों से बैंकों के पासबुक, नेपाली पहचान पत्र के साथ इन दोनों के भारतीय पहचान पत्र और आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं इन दोनों के पकड़े जाने और भारतीय पहचान पत्र मिलने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। अब बात करेंगे सीतापुर की। आपको बता दें कि यूपी के सीतापुर में एक शिक्षक की हैवानियत देखने को मिली, जहां एक शिक्षक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया तो वहीं युवती ने मौके पर चिल्लाकर अपनी आबरू और जान बचाई। पूरे मामले में छात्रा के अनुसार शिक्षक ने अश्लीलता की तो छात्रा ने शोर मचा दिया।
तो मोहल्ले वालों ने छात्रा को गेट के ऊपर से बाहर निकाला और मौके पर शिक्षक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में पहुंच गया, जिसके संबंध में क्षेत्र अधिकारी महमूदाबाद दिनेश कुमार शुक्ला ने जानकारी दी। उनके लिए निकली थी सीता इंटर कॉलेज के ब्रजमोहन लाल विद्यालय के लिए। मुझे रास्ते में संजय सर मिले, जो कि मुझे 15 दिन ट्यूशन पढ़ाते थे। फिर मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने अपनी मम्मी से बोल के ट्यूशन हटवा दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा चलो, उन्हें डरा धमका कहा फेल कर देंगे, मारेंगे। तो हम उनके साथ चले गए। फिर उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। फिर उन्होंने, उनकी नीयत ठीक नहीं थी हमारे प्रति। फिर उन्होंने गलत हरकत की। तभी मैं ज़ोर से चिल्लाई तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। फिर मेरे वहाँ पे पेरेंट्स आ गए तो उन्होंने गेट के ऊपर से मुझे निकाला बाहर। सर मेरे विद्यालय में पढ़ाते और वो मुझे अपने कमरे पे बन्नी गांव में ले गए थे। आज दिनांक 24 सितंबर 2024 को थाना महमूदाबाद के अंतर्गत मोहल्ला बन्नी में सूचना मिली कि संजय गुप्ता नामक व्यक्ति को जनता के द्वारा पीटा जा रहा है। इस पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। संजय गुप्ता को इलाज हेतु CHC महमूदाबाद लाया गया, जहां पर उसके उच्चतर इलाज हेतु, बेहतर इलाज हेतु उसको जनपद चिकित्सालय सीतापुर रेफर किया गया है। प्रारंभिक जानकारी ये प्राप्त हुई है कि संजय गुप्ता सीता इंटर कॉलेज महमूदाबाद में शिक्षक है। साथ ही साथ ये कुछ दिन पहले एक कक्षा 6 की छात्रा को घर पर ट्यूशन पढ़ाता था। आज उसी छात्रा को इसने किराए के कमरे में बंद कर लिया था, जिसकी सूचना पर स्थानीय लोगों द्वारा इसको पीटा गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, इसको इलाज हेतु जिला चिकित्सालय सीतापुर में इसका इलाज चल रहा है। साथ ही साथ छात्रा के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब बात करेंगे प्रयागराज की। आपको बता दें कि यूपी के प्रयागराज के मेजा इलाके में स्कूल जा रही 4 छात्राओं को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया, जिससे एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घायलों का उपचार शहर के निजी अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं मृतक छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी। घटना को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। नाराज ग्रामीण हाईवे पर जाम लगाकर बैठ गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग में काबू पाया और सुरक्षा के लिहाज से मौके पर कई थानों की पुलिस मौजूद है। थाना मेजा पे दोपहर में एक सूचना प्राप्त हुई थी एक एक्सीडेंट की, कि एक भारी वाहन, एक ट्रक द्वारा कुछ छात्राएं जो GIC इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें से कि एक छात्रा की डेथ हो गई है और एक छात्रा का हाथ ट्रक में फंसा हुआ है। तत्काल थाना पुलिस की टीम, संबंधित अधिकारीगण जो रेस्क्यू के हमारे उपकरण होते हैं उसके साथ, हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ, एम्बुलेंस के साथ, फायर टेंडर इत्यादि के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पे जो बच्ची फंसी हुई थी उसको तत्काल वहां से निकलवाया, उसको अस्पताल में सकुशल भेजा गया है। वहां पे वो उसका इलाज बेहतर से ढंग से हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। जो मृतका थी उसकी डेड बॉडी को भी वहाँ से निकाला गया है। साथ में ये भी पता चला है कि उसके अलावा 2 अन्य छात्राएं थी जिनको कुछ चोटें लगी थी, जिनको आसपास के लोगों द्वारा पूर्व में ही अस्पताल में भेजा गया था। इसी बीच में ये एक घटना ये भी हुई कि भीड़ में जो कुछ लोग आक्रोशित थे, उनके द्वारा जो वाहन था उसका अगले हिस्से में उसमें आग लगाने की घटना भी कुछ कारित की गई। तत्काल वहाँ पे जो उपस्थित फायर टेंडर था उसके द्वारा आग पे नियंत्रण किया गया है, लोगों को समझाया बुझाया भी गया है। इसके अलावा जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जिन बच्चियों को चोट लगी है, जो घायल हैं, उनका जो बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो किया जाए। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी देनी है कि जो ट्रक का चालक है उसको भी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है, वो हिरासत में है। तो सबसे पहले उनके विरुद्ध में जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है, जो ट्रक चालक हैं जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है, वो सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो अन्य संबंधित कार्रवाई है वो भी सुनिश्चित किया जाएगा। ये भी पता किया जाएगा कि यदि अगर किसी की इसमें लापरवाही भी आती है, अगर ट्रक को इस रोड पे आने देने इत्यादि में, तो उसमें भी जो
कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। व्यवस्था बहाल हो इलाके में, इसको लेकर के कुछ निर्देश। देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। जो कुछ लोगों में ये गुस्सा था उनको समझा बुझा दिया गया है, और जैसा कि मैंने बोला कि हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जो बच्चियाँ हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो सके, और इसके अलावा जो वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है वहाँ। अब खबर मध्य प्रदेश से है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के धार जिले के ग्राम कुराडिया के शासकीय स्कूल में शराबी शिक्षक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर एक शराबी शिक्षक शराब पीकर स्कूल पहुंचा और इसके बाद बच्चों को पढ़ाने के बजाय शराबी शिक्षक स्कूल में ही सो गया। स्कूल में मौजूद अन्य शिक्षकों और ग्रामीणों ने शराबी शिक्षक का पंचनामा बनाकर अधिकारियों से इसकी शिकायत की और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। तो वहीं अब पूरे मामले को लेकर जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त का कहना है कि वह खुद इसकी जांच करने के लिए स्कूल पहुंचे। शराबी शिक्षक पहले भी इस प्रकार की हरकत कर चुका है, जिसके लिए इसे 6 महीनों के लिए निलंबित किया गया। इस पूरे मामले में शराबी शिक्षक को निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। पूरी जांच करके आया, वहाँ मैंने बच्चों से बातचीत की, ग्रामीण जनों से बातचीत की। वास्तव में वो टीचर हैं, शराब का सेवन करते हैं। कल वो आए थे और सो गए थे। इसके पूर्व उनकी शिकायतें आई थी, तो मैंने उन्हें LW भी 6 महीने का किया था, वेतन उन्हें नहीं मिला है। इसके बावजूद भी अब हम निश्चित रूप से आज की स्थिति देखकर आदरणीय कलेक्टर साहब को उनके निलंबन का प्रस्ताव पुटअप करूँगा। अगली खबर कर्नाटक से है। आपको बता दें कि कर्नाटक के चिक्कोड़ी में अदालत के फैसले के बाद सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर चिक्कोड़ी बीजेपी जिलाध्यक्ष सतीश अप्पाजी गोल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर के बसो सर्कल में विरोध प्रदर्शन किया, जहां कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भूमि आवंटन मामले में जांच के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके कुछ घंटों बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। इस मौके पर बीजेपी महिला चिक्कोड़ी जिलाध्यक्ष समेत कार्यकर्ता शामिल रहे। कोर्ट के न्यायमूर्ति जो कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया जी के जो हमारे गवर्नर राज्य के गौरवान्वित गहलोत जी जो प्रोसिक्यूशन के लिए ये किया था, वो आदेश को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था सिद्धरामैया जी। उसके बल में उसके विरोध में आज आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। जो गवर्नर जी जो बोला है वो सच है, इसलिए हमें ये कर्नाटक की जनता के सामने हर एक ये कर्नाटक के झूठ बोल के मूडा में जो करप्शन किया है जो सिद्धरामैया जी, वो मान लेना चाहिए और वो अपने खुद सीएम के मुख्यमंत्री के स्थान पे राजीनामा दे के और वो जो कोर्ट को आदेश दिया है वो मान लेना चाहिए करके हम भारतीय जनता पार्टी तरफ से चिक्कोड़ी जिले से सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और यहाँ के चिक्कोड़ी जिले के जो लोग हैं जो देख रहे जो भ्रष्ट सरकार जो कांग्रेस का चल रहा है, इसलिए सिद्धरामैया जी वो मान के राजीनामा देना चाहिए करके हम विनती करते हैं। अगली खबर ओडिशा से है। आपको बता दें कि ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के कुतरा ब्लॉक के तेलीघाना में नवनिर्मित JSW शिवा सीमेंट फैक्ट्री का खटकुर बहाल गांव से चूना पत्थर खदान से पत्थर लाने वाले वाहनों को कुतरा गांव के ग्रामीणों ने एकत्र होकर ग्रामीण सड़क को जमकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों के विरोध के कारण चूना पत्थर का गाड़ी को पूरी तरह बाधित कर रोक दी गई है। बार बार शिकायत के बावजूद कंपनी अधिकारियों ने समस्या पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार आज ग्रामीण ने इस सड़क से चूना पत्थर लोड का आवागमन बंद कराने के लिए विरोध में उतर गए और पूरी तरह सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया। हम लोग जिस रास्ता में JSW का माल परिवहन हो रहा है वो पहला तो हम लोग को गांव का रास्ता है। ये पूरा एंटर गांव को बस्ती का अंदर में होके ये रास्ता निकलता है मेन रोड को। तो इसमें हम लोग का टोटल अनुष्ठान कुतरा ब्लॉक का ब्लॉक ऑफिस, तहसील ऑफिस, मेडिकल, हाई स्कूल, यूपी स्कूल, एक अरविंदो स्कूल, ग्राम पंचायत, पोस्ट ऑफिस और एक बस्ती और मेन रोड में एक टाउन है जिससे होके ये गाड़ी गुजरता है। और ये रोड जो जा रहा है ये झारखंड सीमा तक का कनेक्शन है इस रोड में। तो इसमें यातायात बहुत भीड़ रहता है हर टाइम। तो हम लोग प्रशासन को बहुत दिन हो गया
अभी फ़िलहाल हम लोग एक बार कलेक्टर ग्रीवेंस में भी डाले थे कि इस रोड को हम लोग का गांव का रास्ता है, इसलिए आप कम से कम ये रोड को छोड़ दीजिए, कंपनी का माल इसमें परिवहन नहीं हो पाएगा और आप अलग कर लीजिए, अलग रास्ता से परिवहन करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभियोग आया था, ये उनका अभियोग ठीक है, उनका समाधान के लिए उनको बुलाए हैं डिस्कशन करने के लिए, और समाधान पंथा निकलेगा तो ठीक ठाक चलेगा। सर, ये रास्ता से जो गाड़ी जा रही है सैकड़ों की संख्या में, और यहाँ बाज़ार है, स्कूल है, तहसील है, हर पोस्ट ऑफिस है, इस पर इसीलिए तो वो सब डिसाइड करने के लिए समाधान का बनता है। वो किस वक्त उस स्कूल फुल को जब छुट्टी होगा उस वक्त तो गाड़ी रोक देंगे, उसके बारे में भी सब कुछ डिस्कशन करने के लिए। अगली खबर गुजरात से है। आपको बता दें कि गुजरात के सूरत शहर के सर्किट हाउस में कांग्रेस समिति द्वारा गुजरात में भारी बारिश में नुकसान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह आयोजन सूरत शहर प्रमुख की अध्यक्षता में की गई। वहीं मुख्य वक्ता के दौरान अमित सिंह चावड़ा मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए गुजरात में भारी बरसात होने से जो घटनाएं घटी हैं उसका पूरा जिम्मेदार गुजरात सरकार है। इस बारिश में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आज समग्र गुजरात में एक तरफ अतिवृष्टि है, भारे वरसाद ने कारण खूब मोटी तबाही थई है। अनेक शहरों में अनेक विस्तारों में जे पूरनी परिस्थिति थई, मोटा प्रमाण में जानहानि थई, साथे साथे करोड़ों रुपयानी माल मिलकतों ने नुकसान थयुं। आनी पाछळ जो देखीतुं कारण जोईए तो सरकार सर्जिता पूर देखाई रह्या छे। मानव सर्जित होनारा तो आ होय एवुं स्पष्ट रीते वडोदरा अने अनेक जग्याए जोवा मळ्युं छे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।